नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो कुछ आपको गोदी मीडिया से मिलता है वो तो आप जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो तो आप तक पहुंचती नहीं है। आपके सामने वो इंफॉर्मेशन ना पहुंचे इसकी पूरी कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो फिर भी अपनी कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड भी एक छोटी सतह पर ही सही, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को जागरूक रखा जा सके। आज काफी दिन के बाद सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब से बात हो रही है। उनकी मसरूफियात और मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशन कई बार होती है कि किसी खास दिन हम उम्मीद करते हैं उस रोज वो कहीं सफर में होते हैं या अपने मसरूफियात में। काफी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले मैं बता दूं कि किन इश्यूज पर बात कर रहे हैं। महमूद प्राचा साहब के बारे में एक बार यह भी बता दूं कि आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर हैं और बहुत ही अहम बड़े मुकदमे जो जिस तरह से लोगों को फंसाने के लिए किए जाते हैं उसको बहुत ही मजबूती से, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो मुकदमे जो 2020 में जो फसादात हुए थे वो, और उसके अलावा भी बहुत से आपने अब से पहले सेल्फ डिफेंस के मामले में भी लोगों को कानून के तौर पर आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं ये भी बात की थी। आपको याद होगा नेशनल मीडिया ने उनको बहुत फंसाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कानून के अंदर बताया था कि आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा वक्फ के मामलात भी बहुत से देखे हैं बहुत ही कामयाबी के साथ। अब महमूद प्राचा साहब मुल्क भर में मुख्तलिफ कुछ ऐसे मुकदमों को देख रहे हैं जिसमें सरकार बहुत यानी वो खुश नहीं रहती, और महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड हुई थी कुछ महीने पहले, वो आपको याद होगा। उन पर अक्सर थ्रेट रहती है। लेकिन बहरहाल जो आज इश्यूज हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं वो नासिर और जुनैद, जो राजस्थान के लड़के हरियाणा में जिंदा जलाए गए ग्रैहम स्टेन्स की तरह से, आपको याद होगा। उसमें अब कातिलों के साथ भीड़ इकट्ठी हो रही है, महापंचायत की जा रही है। धमकी यह दी जा रही है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई मोनू मानेसर को तो वो अपने पैरों वापस नहीं जाएगी। उस पर पुलिस की तरफ से कोई मजबूत कोई जवाब नहीं आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज का मामला फिर से जिंदा किया गया है। सरकार ने कोई एक नोटिफिकेशन जारी किया, किसी तरह से उन्होंने उनको अपने कब्जे में लेने की बात की है। बहुत ही प्रोमिनेंट दिल्ली, नई दिल्ली की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल रहा उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा हाल ही में जो जमीयत उलमा हिंद का कन्वेंशन हुआ जिसमें बहुत कुछ हुआ और मनु के चरणों में पढ़ने की बात भी कही गई मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब की तरफ से, इस किस्म की चीजें आई, उस पर भी बात करेंगे। आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आने वाली है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप एक वकील के तौर पर मुल्क में बेगुनाहों को, या हम गुनाहगार भी मान लें, उनको जला दिया गया जिंदा, और उनको जो कातिल है नाम सामने है उनकी गिरफ्तारी से रोका जा रहा है। भीड़ इकट्ठी हो गई उनकी हिमायत में। इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या कुछ है, क्या हो सकता है, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को सुमोटो नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ है? आप कानूनी जरा आप बताइए क्या सूरत हाल है इसमें। आपकी ये बात से मैं इख्तिलाफ रखता हूं कि अगर उन्हें गुनहगार भी मान लिया जाए तो भारत का संविधान और कानून जो है किसी को भी गुनहगार नहीं मानता। उस मोनू मानेसर, उस बजरंग दल को, उस आरएसएस के सभी संगठनों को जो अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं, बीजेपी के सारे संगठन, उनके सारे ऑफिस बेरर जो अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करेंगे और मनुस्मृति लागू कराएंगे, भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत की जगह, उनको भी ये हमारे देश का जो निजाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में बना है वो गुनहगार नहीं मानता जब तक कि एक कानूनी प्रक्रिया या प्रोसीजर इख्तियार ना किया जा सके। ये मोनू मानेसर
जो अपने मुंह से अपने आप को गुनहगार कबूल एक बार नहीं 10 बार कर चुका है, वीडियो बना बना के, वो भी गुनहगार नहीं है भारत के संविधान के हिसाब से जब तक उस पर मुकदमा नहीं चलता। आतंकवाद का, हत्याओं का, ये सिर्फ 2 ही हत्याएं नहीं, ये 2 हत्याओं से तो शुरुआत होगी। कितनी हत्याएं की है, कितनी लूटपाट की है, कितनी उसने एक्सटॉर्शन, कितने इन लोगों से पैसे लूटे, कितनी रंगदारी से पैसे लूटे, इस सब के जब तक मुकदमे नहीं चलेंगे उसके ऊपर, आतंकवाद का मुकदमा चल के सजा नहीं हो जाती, जब तक मोनू मानेसर और उसके सारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, यहां तक कि जिनका उनसे तार जुड़ा हुआ है, ये मोहन भागवत तक हो या अमित शाह जी हो, इन सबसे, या खट्टर साहब हो, जिनसे उसके तार जुड़े हुए हैं, जिसके साथ उनके फोटो आ रहे हैं, जो वो खुद छाया करते हैं, ये सबको भी गुनहगार तभी बोल सकते हैं हम जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, उसके बाद लोअर कोर्ट सजा देगा, उसके बाद हाई कोर्ट सजा देगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, और अगर उन्हें फांसी की सजा होती है तो फांसी की सजा का भी प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर मोहर लगाएंगे, फिर भी उनके पास रास्ता रहता है कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद कहीं जाके मोनू मानेसर और ये दूसरे जो उसके साजिश करता है उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, तब कहीं जाके फांसी होगी। ये हमारे देश का निजाम है और ये व्यवस्था है। तो किसी को भी गुनहगार कहना, खास तौर पे उन लोगों को जो कि मजलूम हैं, जिनको बजाहिर, जिनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, पुलिस और ये जो आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के जितने भी संगठन हैं, उनके सारे नेता भी सब मिलके इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया। हाँ, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है, इसके सारे सबूत नजर आ रहे हैं और ये अपनी आप ही बता रहे हैं कि हम आतंकवादी संगठन हैं, ये कह के कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा, ये करके कि हम राजस्थान की पुलिस को अपने पैरों पे नहीं जाने देंगे। ये खुला आर्म्ड रिबेलियन है। जितने भी लोग उसमें, उस पंचायत में थे, वो सभी भारत देश के खिलाफ आर्म्ड रिबेलियन यानी कि हथियारबंद बगावत करने के दोषी अब प्रथम दृष्टया हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐलान किया वहां से। तो धारा 149 जो है वो इन सभी लोगों को, जो उसी वक्त खड़े होके ये नहीं कहते, या तो किसी ने, मैंने देखा नहीं कहते हुए उनको कि ये आप गलत कह रहे हो, मैं इस मामले में आपके साथ नहीं हूं, तो वो सारे लोग जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी वीडियो में शक्लें भी नजर आ रही हैं, उनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवाद का केस दर्ज होना चाहिए, देश के खिलाफ बगावत का केस दर्ज होना चाहिए, पुलिस को जान से मारने की जो उन्होंने धमकी दी है, ये देश के खिलाफ बगावत है, क्योंकि भारत देश की पुलिस है ना वो। तो ये मुकदमे उनके ऊपर होने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, इनके ऊपर जो धाराएं लगेंगी उसमें उम्र कैद तक की सजा है, सिर्फ ये धमकी देने पे, समझे आप? तो लेकिन ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही इनको उम्र कैद होगी, जिसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए। अब जो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो अभी इन सभी केसेस में एक विक्टिम टूरिज्म होता है, पहले 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक आप देखते हैं ना, जो देश भर के लोग हैं, बड़े छोटे, वो सब जाते हैं, अपनी अपनी वीडियो जारी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं वहां जाके, बड़ी बड़ी, मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी तकरीरें करते हैं कि एकदम किसी भी आदमी का दिल पिघल जाए। लेकिन वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 1 महीने बाद, मैक्सिमम 2 महीने बाद उसको भूल ही जाते हैं। ये इन आतंकवादी संगठनों की, आरएसएस और बीजेपी के जितने भी संगठन हैं आतंकवादी, और आतंकवादी जो उनके मेंबर्स हैं, उनको यही सबसे बड़ा हौसला होता है कि ये फॉलो अप नहीं होगी, कुछ दिन बाद विक्टिम का परिवार जो है वो अकेला खड़ा रहेगा। जो ये जमीयतें और दूसरी, उनके बारे में तो आप खुद जानते हो कि ये लोग तो आते ही आरएसएस की तरफ से हैं, लोगों की फैमिलीज को हाईजैक करते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं उनको फिर डराते हैं, धमकाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि छोड़ो, क्या रखा है लड़ाई में, नहीं करनी चाहिए लड़ाई। ये कुल मिला के ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। जितनी भी हमारी तंजीमें पहुंचती हैं ऐसी, वो विक्टिम की फैमिली को ही डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, इनडायरेक्टली भी समझाते हैं कि देखो क्या फायदा है इतने सारे लोगों से। लेकिन यही वजह, क्योंकि एक केस में न्याय नहीं होता, वही उनको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और
सैकड़ों इस तरह की हमले करने के लिए हिम्मत और ताकत देता है। अच्छा, मैं अगला सवाल करने से पहले छोटा सा एक बीच में पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना पब्लिकली, क्या हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे पब्लिकली कहना गैर कानूनी है? 100% गैर कानूनी है। भारत के खिलाफ बगावत है। हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। समझ लीजिए बात। इसमें तो सरकार में बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उसमें भी आते हैं, और हिंदू राष्ट्र का तो रोजाना गीत गाया जा रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अभी तो कहा आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े ओहदेदार इस साजिश का हिस्सा हैं। वरना ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये पुलिस ही तो इन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो इनके बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, वहीं ये सब ऐसी रैलीज और ये सब करते हैं। भारत का संविधान खत्म करने के लिए बात करते हैं। अच्छा, आपने अपनी बात में एक चीज और कही जो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं, विक्टिम टूरिज्म। ये वाकई बहुत ही दिलचस्प है। कुछ लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के नाम पर बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवाते हैं और अखबारों में भी आने की कोशिश करते हैं, अपने फोटो छपवाते हैं, उसके जरिए लोगों दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करते हैं। और उसी की वजह से जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकारें हैं, उन लोगों को एकदम अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखती हैं। क्योंकि इतने करोड़ों रुपए आए हैं तो उनके ऊपर ईडी के मुकदमे और दूसरे जो एजेंसीज को भेजा जाता है, क्यों भेज पाते हैं वो? इस किस्म की मिसालें तो बहुत हैं। मैंने अब से पहले भी कई वीडियोस में जिक्र किया कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा, उनके लीडर्स जो हैं, मैं उनसे पर्सनली तन्हाई में जाकर के मिला हूं, और मैंने बताया कि आपके वकील सरकारी गवाहों को क्रॉस नहीं कर रहे, उसके बाद भी इनका काम करने का तरीका नहीं बदला। बहरहाल हमारी बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में एक दो चीजें और हुई हैं। ये नासिर और जुनैद के अलावा एक है प्रमोद मुतालिक, श्री राम सेना के। पता नहीं, शायद बिहार में अभी 3 लोगों को और मॉब लिंच कर दिया गया, 3 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। जी। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध माइनॉरिटीज और SC STs के साथ तो रोज हो रहा है। ये देखिए रोजाना ना होता हो कोई ना कुछ। वाकई ये बहुत ही खतरनाक है, और अब तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इतना उसे नॉर्मल किया जा रहा है कि अब लोग गिनती भी भूल जाएं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसके अलावा अभी ये प्रमोद मुतालिक जो श्री राम सेना के हैं, उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की को अगर मुसलमान जो है वो तबाह कर रहे हैं तो तुम 10 लड़कियों को करो। उधर साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू लड़कियों को अपने पर्स में लिपस्टिक और कंघा नहीं बल्कि चाकू रखना चाहिए। तो ये मुसलसल प्रोवोक करने की बातें हैं। इस पर कोई कानूनी क्या लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ एक थोड़ा सा मशवरा दे दीजिए कानूनी, ताकि फिर बात आगे बढ़े। पहले तो टूरिस्ट जो नेता की शक्ल में, जो हमदर्द की शक्ल में आते हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है इन आतंकवादी संगठनों की। जैसे ही ये लोग पहुंच जाते हैं, जैसे ही कोई भी फैमिली को ये हाईजैक कर लेते हैं, वैसे ही उस फैमिली को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। मैं ये जो लोग मर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। और आप, हिस्ट्री है ये बहुत लंबी, कितने केसेस देख लीजिए, आपको 99% से ज्यादा केसेस में यही मिलेगा। मेरे पहली सलाह तो यह है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए। हर एक फैमिली जो विक्टिम है, अब से कम अगर वो इन टूरिस्टों के बगैर भी काम करेंगे ना, अकेले तन्हा, तो उनको न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर वो टूरिस्टों के चक्कर में आ जाएंगे तो न्याय मिलने की उम्मीद 0% तय हो जाती है। अगर ये जो जिन्हें मैं विक्टिम टूरिस्ट या जो पीड़ित जो पर्यटक है ना, पीड़ा के पर्यटक जो हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी दिखाने वाले पीड़ा के पर्यटक जो है ना, ये लोग जी पीड़ा के पर्यटक जो हैं। मैं भी ये देखिए कितना ये जो आरएसएस के लोगों से अब मैं भी सीख रहा हूँ ये राइम करना। जी ये हिंदी गाड़ी हिंदी जो है वो गाड़ी हिंदी भी, और ये जो मैंने भी एक टर्मिनोलॉजी निकाली है, ये विक्टिम टूरिज्म, ये भी मैं मोदी जी से सीख रहा हूँ ये काम। वो हम अब से पहले बहुत चीजें देख चुके हैं। हमने आपने तो हर चीज का एक नारा होना चाहिए। हर हमारे देश में काम चाहे कुछ करो ना करो, नारा दे दो एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या,
और जी ये जी जी असल जी। में उसमें छुपा होता है सबका सत्यानाश। मैं वैसा ये काम नहीं सब। कर रहा हूं, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं, लेकिन उनकी ये बात सीख के कि एक मैंने समझाने के लिए ये बात कही है, इस पे गौर फरमाया जाए, पहली चीज ये। जी जी दूसरा, जी। आप अपने लेवल पे अपने विश्वास के बहादुर और ईमानदार वकील अगर आपको मिल गया कहीं, किसी को भी, फिर न्याय मिलने की उम्मीद हो जाती है बहुत ही ज्यादा मजबूत। क्योंकि भारत के संविधान में, इसीलिए ये आतंकवादी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान मनुस्मृति जला के बनाया था, कि इसमें कितना भी कमजोर कर लिया, आज सभी संस्थान जो है, सभी इंस्टीट्यूशन हमारे देश की बहुत ज्यादा दबाव में है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि अगर इसका सही से, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और मेहनत करके, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ा टाइम लगा के करें, तो न्याय मिलने की पूरी पूरी उम्मीद और पूरी पूरी गारंटी होती है। मगर अफसोस इस बात का है कि पूरी मेहनत नहीं की जाती, और ज्यादातर केसेस में, 99% से भी ज्यादा केसेस में, जो लोग हाईजैक कर लेते हैं, जिन्हें मैं टूरिस्ट कह रहा हूं, वो जिम्मेदार हैं इन सब केसेस को खराब करने। ये देखिए बहुत ही खतरनाक रुझान है, चूंकि आम आदमी उतना पढ़ा लिखा होता नहीं, जो भी हमदर्द की शक्ल में उसके आ जाता है, उनके घर वालों से मिल लेता है, उस वक्त वो उसी के तनाव साथ होते हैं, चल उन्हें देता एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो बड़े बड़े नेताओं को दूर रखें। मैं ये कह रहा हूं, ये जो भीड़ आ रही है ना, जो ये है। जी पब्लिक आ रही है, ये है असली सपोर्ट। वो इन जी। नेताओं के लिए नहीं आ रही है, वो इन विक्टिम्स के लिए जेन्युइनली आ रही है। वो टूरिस्ट नहीं है, वो जी जी हमदर्द जी। हैं। लेकिन ये जो बढ़ के चढ़ के भाषण दे के भाग जाते हैं, हफ्ता, 10 हम्म, दिन, 15 दिन और 1 महीने में, जो भी आए उसका पहले हिस्ट्री पूछे। जो भी ये टूरिस्ट आता है ना, उससे हिस्ट्री पूछी जाए, आपने कितने केसेस में क्या न्याय दिलवाया, कितने पुलिस वालों को सजा दिलवाई, कितने पुलिस वालों के ये खिलाफ और ये आतंकवादियों को सजा दिलवाई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने कल ही, परसों ही एक ऑर्डर हुआ है हमारा सुप्रीम कोर्ट से, हमने यूपी में हाथरस में, उसी हाथरस में जहां की बेटी को बड़ी बेदर्दी से रेप करके जलाया गया था, और वो केस वहीं चल रहा है। मुझे बहुत डर लगता है कि वहां किस तरह केस चल रहा होगा। तो हमने जो इसका रास्ता निकाला है, एक तो जो लोकल, ये जो गुंडे होते हैं ना, ये जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनकी लोकल पकड़ बहुत तगड़ी होती है। पुलिस प्रशासन, वो यहां तक कि जजेस भी जो होते हैं, वो भी इतना ज्यादा दबाव बना देते हैं ये लोग। जैसे ये अभी महापंचायत हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं, जज भी इंसान होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस कलर से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमने जो इसके रास्ता निकाला, हमने उस हाथरस के केस को, जिसमें एक हमारे एससी परिवार के व्यक्ति को, राम स्नेही जी को, पूरा परिवार उनका मारा पीटा, उनको ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया, घर में आग लगा दी और उनको भगा दिया वहां से, और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी करा दिए। अब वो मुकदमे अगर वहां चलेंगे, और इनकी कंप्लेंट, अगर मुकदमा जो इनकी कंप्लेंट पे बना वहां चलेगा, तो आप सोच सकते हैं क्या न्याय मिलेगा वहां। ये गवाही नहीं दे पाएंगे, जा ही नहीं पा रहे, इनके खिलाफ वारंट्स हो गए वहां पे, तब भी ये जा नहीं सकते, जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो हमने उसको हाथरस से, यूपी से दिल्ली में ट्रांसफर करा लिया केस। तो इनकी आतंकवादियों की ताकत एकदम से 90% कम हो गई। यहां एक तो वो माहौल नहीं होगा जो उनका वहां पे है, दूसरा यहां जजेस वगैरह भी न्याय के लिए ज्यादा एकदम चांस जो है न्याय मिलने के ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर यहाँ पे उस इन्फ्लुएंस से, जो कि वहां उनका इकोसिस्टम होता है, उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये एक रास्ता हम लोगों ने खोजा है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। जी जी जी। बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि प्राचार्य साहब आप क्यों नहीं गए वहां पे। मैं, देखिए, उसकी बहुत पहली वजह तो ये है, मेरा दिल उसके लिए कितना तड़प रहा होगा आप ये समझ सकते हैं। लेकिन हमारी जो एज लॉयर मजबूरी होती है, कोई भी केस हो, पहले हमें क्लाइंट एक बार अप्रोच कर दे, तभी कोई वकील उस केस में जा सकता है। मैं कोई टूरिस्ट बन के तो जाना नहीं चाहूंगा किसी भी जगह। मैं जाऊंगा तो फिर वो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, उस फैमिली से भी ज्यादा। और ऐसे मेरे 85 एग्जाम्पल आप पर्सनली भी जानते हैं, और मैं गिनवा भी सकता हूं, लेकिन गिनवाने का फायदा नहीं, जी गिनवाना जी मेरा जी। मकसद नहीं है। लेकिन फिर हमारा अपना हो जाता है केस, वो जब तक उसमें न्याय ना मिल जाए। तो वो जो तरीका है, उसको इख्तियार करना बहुत जरूरी है। कोई मुझे, मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं, लेकिन मैं बढ़ के काम सॉलिसिट नहीं कर सकता। ये जी जी। हमारी एडवोकेट्स एक्ट में बंदिश है, रोक है, कि मैं कोई काम या क्लाइंट से ये नहीं कह सकता कि आओ मैं तुम्हारा केस करूंगा। इसी वजह से मैं खुद नहीं जा सकता और जाता नहीं हूं। फिर अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह जा सकता हूं। तो मैं ये ये समझता हूं कि मेरा रोल जो है
ज्यादा अहम तब रहता है जब मैं वकील की हैसियत से कोई काम करूं बनिस्बत इसके सोशल एक्टिविटी। फिर एक बार मैं वकील बन जाऊं तो मैं पीसफुल प्रोटेस्ट जो होते हैं उसमें भी शामिल रहता हूं। ये नासिर और जुनैद की खास तौर पर, और इस किस्म के जो और परिवार हैं उनके लिए बहुत ही संजीदा और सीरियस किस्म का मशवरा है। बहरहाल आप लोग सोचें, गौर करें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात उन फैमिलीज तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मैं अब दूसरी बात पे आना चाहता हूं। ये दिल्ली में 123 वक्फ प्रॉपर्टीज का जो मामला है वो क्या है? क्योंकि अक्सर बहुत से इश्यूज में, जैसा कि हमने अभी मुकदमों के बारे में देखा कि वो अपने हमदर्द बन के आते हैं, काम कुछ और हो जाता है। क्या वक्फ बोर्ड ने भी कुछ ऐसा किया है? क्या कुछ है? क्या किस तरह से इतनी आसानी से 2 मेंबर की हाई कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी इतना बड़ा फैसला लेकर के और सरकार को वो सारी प्रॉपर्टियां दे सकती है? क्या क्या कुछ है ये कहानी? थोड़ा सा ऐसा समझा दीजिए, बता दीजिए, ताकि थोड़ा सा आसानी से लोग समझ लें। देखिए, सीधी सीधी बात यह है, जैसे अमित शाह साहब और मोदी जी अमित शाह साहब के थ्रू ही अडानी जी को वो काम करने दे सकते हैं जो उन्होंने किए। अगर इनकी पूरी पुष्ट पनाही नहीं होगी तो अडानी जी साथ ये सब काम नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ही अमानतुल्ला खान साहब को वो काम करवा रहे हैं जो वो कर रहे हैं, वरना उनकी भी कोई, हालांकि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और वो बगैर किसी मेंबर के, सिवाय अपने 1-2 मेंबर्स जो उनके साथ एकदम उनके जो गैर कानूनी काम है उसमें शामिल है, उनको छोड़ के वो किसी भी मेंबर से बात भी नहीं करते। ना बात करते हैं तो वो धमकी भरे अंदाज में करते हैं। तो जो भी उन्होंने गलत काम किया जिसकी वजह से उनके खिलाफ सीबीआई की रेड हुई और सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, दिल्ली पुलिस ने किया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया, ईडी ने किया, और लंबे टाइम तक उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और वो जेल भी रह के आए उसमें। तो ये सभी काम जो इतनी खुलेआम तरीके से कर रहे हैं वो कभी भी नहीं कर सकते थे अगर अरविंद केजरीवाल जी का, सरकार का, दिल्ली की उनके ऊपर पूरा बर्दाश्त या उनको सपोर्ट ना। अच्छा, अभी आपकी बात अधूरी, बीच में मैं थोड़ा सा कह रहा हूं। अभी वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट चले गए और हम हाई कोर्ट में ये सब स्टे करा लेंगे, रोक लेंगे। अब इस वक्त कानूनी हैसियत क्या है उन प्रॉपर्टीज की? मैं वही अर्ज कर रहा हूं। हाँ। वो चले जाएंगे, रोक लेंगे और नहीं रोक लेंगे, वो एक दीगर बात। उन्होंने क्या किया आज तक, क्या किया, जैसे मैं आपके पिछली वाली बात में बता रहा था, हर एक इंसान से उसका बैकग्राउंड पूछना चाहिए कि भाई अब तो तुम आके चांद सितारे तोड़ के ले आओगे जब हम पे पहाड़ टूट गया और उस पहाड़ को जो है एकदम सीधा खड़ा कर दोगे, लेकिन जब ये पहाड़ टूट रहा था तब तुमने चांद सितारे तो छोड़ो, एक बाल्टी पानी लाके भी हमें पिलाई थी क्या? तभी तो आपको पता लगेगा ना कि अब ये चांद सितारे तोड़ लाएंगे। इस केस में क्या हुआ मैं बाकी बातें नहीं कर रहा, उनकी तो एक लंबी फहरिस्त है। उनके खुद के सीईओ ने लिखा कि इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा चुराए हैं। ये उनके खुद के एक ईमानदार सीईओ ने लिखा था, जिनको फिर पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़ी थी। ये सब रिकॉर्डेड, ये सब ऑर्डर्स में है मौजूद, और वो कोई भी फैसला वक्फ बोर्ड की मीटिंग में बताता ही नहीं है किसी को, जबरदस्ती अपनी चलाते हैं। इसके भी रिकॉर्डेड वर्जन है उनके खिलाफ। इसीलिए 4 मेंबर्स ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी डाल रखा है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी ताकत लगा के रुकवा रखा है, वरना तो वो चेयरमैन नहीं है इस वक्त। मतलब अगर एक्चुअली देखा जाए तो उनके पास मेजॉरिटी की सपोर्ट नहीं है। उनके पास इस वक्त सिर्फ एक ही मेंबर है जो बार काउंसिल के मेंबर है, बाकी तो किसी एक मेंबर की उनको सपोर्ट नहीं है। अगर कानूनी रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, एक मेंबर को वो जबरदस्ती, जब उन्होंने इस पे साइन कर दिए नो कॉन्फिडेंस पे, तो उनको डरा के, धमका के, जिस भी तरीके से उनसे बयान दिलवाए। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि 4 मेंबर्स उनके खिलाफ हैं और एक उनके पक्ष में आज, क्योंकि जो सरकारी मेंबर हैं वो तो कम से कम उनके गैर कानूनी कामों में साथ नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने भी एक जगह गैर कानूनी काम पे एक बोर्ड की मीटिंग में आके साइन किए। तो मैं ये बता रहा हूं, पहली बात तो ये है कि ये 123 प्रॉपर्टीज का मसला एक बहुत ही बड़ा मसला है। आपको पता है, पूरे दुनिया को नहीं, पूरे देश को पता। ये जब कार्रवाई शुरू हुई तो इन्होंने अपने आप ही बगैर किसी की सलाह मशवरा किए ये तय कर लिया कि हम जो है इसके खिलाफ
कोर्ट में जाएंगे, ये इनके अपने लेटर से नजर आ रहा है कि 2 मेंबर कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। जो रिट पिटीशन डाली थी जो इनके लेटर में लिखी हुई है वो 1 मेंबर कमेटी के खिलाफ थी, 2 मेंबर कमेटी के खिलाफ ही नहीं थी। ये इतना बड़ा झूठ बोल के उसके बाद बड़ी बड़ी कस्में खा के और बड़े बड़े अच्छे दर्दनाक किस्से सुना के और वादे करके और एक बड़ी अब हम लड़ाई करेंगे, जान दे देंगे, ये कह के इतना बड़ा झूठ अपना छुपा लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, चलिए इनकी बात सच भी मान लें, हालांकि ये सरासर झूठ है, जो भी बोल रहे हैं सब झूठ है। रिट पिटीशन डाली इन्होंने उसके खिलाफ, मान लें, हालांकि ऐसा नहीं है सिंगल उसके खिलाफ है। इन लोगों को यही चाहिए ना कि आप पहले रिट पिटीशन की उसकी प्रेयर्स दिखाओ, हमें नहीं दिखाएंगे तो ठीक है। अब हाई कोर्ट ने उनकी तब स्टे नहीं दिया, कमेटी का काम चल रहा है, ठीक है। तो क्या पेशकदमी होनी चाहिए थी, या तो कमेटी में जाके पार्टिसिपेट करते या सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लेते, वरना एक कार्रवाई तो चालू है, आप उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे कि हमने तो एक केस डाल रखा है बस, और उस केस की डेट जब आएगी आएगी। फिर 8 तारीख को इनको चिट्ठी मिल गई, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को चिट्ठी मिल गई। तब इनको लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। किसी बोर्ड के मेंबर को, किसी पूरे मुल्क में जो अब जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं ना कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, इनका तब फर्ज नहीं था कि हमें स्टे नहीं मिला है। पूरे कम्युनिटी को बताते, पूरे देश को बताते और ये बड़ा खतरा आने वाला है हमारे ऊपर। बोर्ड में तो बताते, बोर्ड में भी नहीं बताया। अब चुप रह के सो गए, इतनी देर तक सोए रहे। अब जब ये ऑर्डर आ गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इन्होंने जानबूझ के मदद की। और वो 2 मेंबर कमेटी की जो रिपोर्ट के बारे में जो सरकारी डिप्टी LNDO ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें एक ही रीजन दे रखा है कि वक्फ बोर्ड इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, उन्होंने इसलिए कोई जवाब ही नहीं दिया ये। और अब अगर वक्फ बोर्ड जो है जिसके पास एक एक प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड है और होता है, अगर इन्होंने वो चुरा के कहीं फेंक ना दिया हो, अगर वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय ना कर दिया हो, तो वो रिकॉर्ड तो होता ही है ना। वक्फ बोर्ड में तो वक्फ डीड जो 100 साल 150 साल पुरानी होगी वो भी होगी, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, अलग अलग जो गैजेट होते हैं वो भी होंगे, और जो 1926 और 23 के जो वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई थी वो भी सब होंगे। और उसकी जो पूरी कार्रवाई होगी, जो ये सरकार दौलत मदार बना रहे हैं, जो एक्विजिशन हुई थी और जो एक्विजिशन में छोड़ी गई थी जगहें, क्योंकि ये रिलीजियस जगहें हैं, रिलीजियस जगहें ना तब एक्वायर हो सकती थी ना आज हो सकती। तो उसका भी सारा सबूत है ना, यही सबूत तो कम से कम उस कमेटी में रख देते, नहीं रखे, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। अब जब ये पकड़ी गई चोरी तो 17 तारीख को एक चिट्ठी लिख के ये बता रहे हैं कि हम जो है अब हाईकोर्ट जाएंगे दोबारा। वो भी हाईकोर्ट जाना इनकी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि आनन फानन में फिर हाईकोर्ट गए। हम लोग जो कुछ मुतवल्ली हैं अंजुमन हैदरी की तरफ से, हम लोगों ने वक्त पे ये ऑब्जेक्शंस उसमें डाल रखी थी, तो हमारी सारी ऑब्जेक्शंस तो इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दी, हालांकि हम उसके लिए जाएंगे। लेकिन इन्हें जल्दी ये थी कि हम ये केस भी डाल के वो भी डिसमिस करा लें, तो इन्होंने जल्दी से जल्दी वो केस डाला और अरविंद केजरीवाल जी के एक बहुत ही खास वकील को ही किया, वरना इनके कहने से थोड़ी, इनकी बेल में भी वो इतने बड़े वकील हैं, क्यों गए थे। आनंद फानन में इतना बड़ा वकील भी दिखा दिया दुनिया को, हमने इतना बड़ा वकील पेश किया, लेकिन कागजात वकील को कुछ है दिया ही नहीं। वरना जो वकील किया है बड़ा, जिसने इनकी बेल करा दी थी, जिसमें बेल होनी इतनी मुश्किल थी, तो ये सब बातें हैं, तो वो ये रुकवा ही नहीं पाए, क्योंकि ग्राउंड ही कुछ नहीं है ना। अभी अब फिर वही काम करेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो मैंने पहले ही बताया था। ये फरहान याहिया साहब ने इंटरव्यू लिया था मेरा, मैंने कहा था ये जल्दी जल्दी में जा इससे रहे हैं कि क्योंकि ये डिसमिस कराना चाहते हैं ताकि कोई और भी इसमें कोई बचाव का रास्ता नहीं निकाल पाए। वही हुआ, अब ये फिर जाएंगे जल्दी जल्दी और वो भी रास्ते बंद करेंगे जो दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। ये है साजिश का हिस्सा। और जब तक इन लोगों को सवाल नहीं किए जाएंगे, इन लोगों को पता है हम कोई जज्बाती तकरीर करेंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे हम जान दे देंगे, हम अल्लाह और रसूल के लिए ये कर देंगे और मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। ये नहीं बताएंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं बोर्ड का चेयरमैन हूं, मेरी गलती है, मैंने तैयारी नहीं की, मैं बेईमान हूं, ये नहीं बोल देंगे। यही बात।
ये एक लार्जर प्लान और का हिस्सा ये है। सिर्फ अमानतुल्लाह साहब की बात नहीं है, ये पूरे देश में सारे वक्फ बोर्ड के सभी चेयरमैन ये काम कर रहे हैं। ये कोई वन ऑफ चीज नहीं है। वरना वो जो आज जो मौलानाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही, वक्फ बोर्ड के पास 1/3 दिल्ली है। 1/3 दिल्ली की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर सही से इसकी वो की जाए तो वक्फ बोर्ड दिल्ली 1/3 दिल्ली की मालिक है। अल्लाह मालिक तो अल्लाह है, लेकिन ये निगहबान है, तो ये उसकी केयर टेकर है। और ये भीख का कटोरा लेके किसी सरकार के पास जाते हैं कि हमें ग्रांट इन एड दो और ये दो। ये इतनी ताकत है इसमें कि अगर कोई ईमानदार आदमी आ जाए तो ग्रांट इन एड नहीं चाहिए, हम सरकार को पैसा देंगे उधार के, दूसरे जो SC ST और माइनॉरिटीज के दूसरे मजलूम लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए भी आप काम करो, हम आपको लोन देंगे। इतनी ताकत है वक्त। ये बहुत ही, फिर ये कहते हैं कि मैंने इतना किया, मैंने 5 लाख रुपए वहां दिए विक्टिम जो राइट्स विक्टिम को दिए, 5 लाख रुपए वहां दिए। ये जो पूरे वक्फ को नहीं, दिल्ली सरकार को चलाने में मदद कर सकती है इदारा, उसमें ये दिखा के, ये है हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य कहें इसको, या विडंबना कहें, या सबसे बड़ा हमारा बदकिस्मती कहें इसको। यानी यहाँ भी एक तरह से वो विक्टिम टूरिज्म वाला ही मामला है कि हमदर्द धंधा चल रहा है कितनी। ये के देखिए, नाम से ये दिल्ली का अभी बात चल रही है तो अमानतुल्लाह खां बिफोर एंड आफ्टर, मैं तो एक बात कहता हूं, सबका बिफोर एंड आफ्टर चेक कर लिया जाए। ये बिफोर क्या थे, इनके पास कितनी गाड़ियां थी, कितने घर थे, कितना प्रॉपर्टीज थी, और अब चेक कर लिया जाए सिर्फ ये जो वो बनती है ना एफिडेविट, चुनाव आयोग जो कराता है, वो वेबसाइट पे चुनाव आयोग की मौजूद है। पहले जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तब की देख लें और आज की देख लें। तो अच्छा, ये हालांकि ये काम सरकारों को करना चाहिए, सरकारें नहीं कर रही, ये बहुत ही दिलचस्प है। यानी एक तरह से क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने का इंतजाम हर है। पार्टी, अच्छा, खास तौर पे SC ST जो और माइनॉरिटीज के और OBC के जो कैंडिडेट चुनती है हर पार्टी, वो इस तरह के चुनती है कि वो उनके अंगूठे के नीचे दबा रहे, उन्हीं के काम करें। बहादुर आदमी चुनना ही नहीं चाहता, टिकट ऐसे लोगों को देंगे। अब वो फिर वेव होती है, जीत के आ जाते हैं, फिर मुस्लिम कम्युनिटी की और दूसरी कम्युनिटीज की मजबूरी हो जाती है, अभी MLA जीत के आ गए तो ये नेता भी बन गए, पर वो हैं तो वही। जी, बिल्कुल। तो अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत ही कम रह गया, लेकिन आखिर में बहुत ही मुख्तसर आप ये जो मदनी फैमिली ने जो कुछ किया अभी रिसेंटली कन्वेंशन में जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से, उसे आप कैसे देख रहे हैं? वो मनु के चरणों को छूने तक की और सर रखने की बात आ गई। मैं बहुत दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों के, और आप भी एक एक्सरसाइज करके देख चुके हो, ये सभी लोग जो बड़े नेता है ना, तंजीमें बहुत मजबूत हैं, इसके जो कार्यकर्ता हैं नीचे लेवल के, लोअर लेवल के, मिडिल लेवल के, बहुत मजबूत हैं, बहादुर हैं, ईमानदार हैं और ईमान वाले हैं। लेकिन जो लीडर्स हैं उन्हें इन आतंकवादी तंजीमों ने, RSS और BJP की, सबको हाईजैक कर लिया एक तरह से, वो इनके कब्जे में है और वो वही करते हैं जो वो कहते हैं। तो इसीलिए मैंने दलाल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। ये लोग गद्दार भी हैं और ये इस जैसे और इन जैसे सभी दलाल हैं RSS के और गद्दार हैं मुल्क के। तो ये मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं आज भी अड्डी गूंद पे, आज तक इन्होंने उस स्टेटमेंट को अपनी विड्रॉ नहीं किया है कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं, रखते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर रखो। आज तक इन्होंने विड्रॉ नहीं किए वो स्टेटमेंट अपनी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वहां से हैं। यही MRM कहता है ना, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी यही कहता है कि आप दूसरे जो हैं भगवान उनको भी मानो, हम ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान चाहते हैं। तो ये वो राष्ट्रवादी मुसलमान बनने की जो मैसेज देना चाहते हैं सबको, अपने आप नहीं, सबको चाहते हैं कि सबको इन्फ्लुएंस करके ये उस तरह का मुसलमान बनाए जो कि भारत का संविधान इजाजत नहीं देता, क्योंकि इनको अपना धर्म अलग बनाने की पूरी इजाजत देता है भारत का संविधान। ये इस तरह के मनुवादी मुसलमान भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिसको हम जैसे लोग मानते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह के अलावा हमारा सर झुक नहीं सकता, कट जरूर सकता है, कोई काट तो सकता है, झुका नहीं सकता सर। ये हमारे रसूल ने हमें सिखाया है और संविधान ने इस बात की पूरी इजाजत दी है, पूरी वो है कि आप अपना, चाहे एक आदमी भी अपना धर्म बना के उसको फॉलो करे। तो ये जिस मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं,
जिसका ये बात करते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली है, तो उसको उसके ये इंप्रेशन नहीं दे सकते कि ये सब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो, या लोगों को गुमराह नहीं कर सकते कि मनु के चरणों में सर झुकाते हैं ये लोग तो दूसरे लोग भी झुकाएं। ये इससे मेरा इख्तलाफ है, मैं नहीं कर, ये अपना धर्म बना ले, पूरी इजाजत है भारत के संविधान में। भारत का संविधान तो ये कहता है सभी अपना अपना धर्म माने, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता और अपने धर्म का प्रचार भी करें। या ये कह दे कि मैंने एक मनुवादी इस्लाम बनाया है, उसका मैं प्रचार कर रहा था, तो बिल्कुल मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, जो सर्वधर्म के लोगों को बुलाया था वो भी ज्यादातर आरएसएस के टच के थे और एक ड्रामा रचा गया, एकता नहीं हुई, लड़ाई हुई वहां पे सब धर्मों के बीच में। वो भी स्क्रिप्ट बना के जो तैयार हुआ था आरएसएस ने जो दिया था वो उन्होंने पूरा किया कि सभी धर्मों में और ज्यादा लड़ाई कराई अपनी स्पीच की वजह से। और तीसरी बात, ओम और अल्लाह को एक बताया इन्होंने। एक नोमानी साहब है जो दारुल उलूम देवबंद के बहुत ही सीनियर हुए हैं, उन्होंने अभी जब ये जो भी ये सूर्य नमस्कार और योग डे की बात चल रही थी तो उन्होंने एक फतवा दिया था कि ओम कहने से ये गैर इस्लामिक है, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये फतवा है। तो मदनी साहब ने वो फतवे को ओवररूल कैसे किया, क्या वो फतवा ठीक था या ये फतवा ठीक था, इसके बारे में भी कोई बयान नहीं आया उनका अभी तक। ये मैंने सवाल किए हैं उनसे। तीसरी बात ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, ये हमें भारत का संविधान इजाजत देता है। मुझे कोई भी, मैं ये कहता हूं मेरे मजहब में जो सिखाया गया, जो हमारे रिवायत है उसके हिसाब से 99 नाम बताए गए, 100वां नाम की कोई सनद बताया हमें, तो लोग भी कहें कि ये 100वां नाम भी हो सकता है क्योंकि सनद दे रहे हैं, इसकी कोई सनद नहीं देंगे, एक ही है ये कह रहे हैं। एक तो सबको पता है ना, ये बताने की क्या जरूरत थी, और मुसलमानों को सामने बिठा के ये बताने की क्या जरूरत थी कि ओम भी अल्लाह की तरह है। तो ओम को पूछो, अब हम ओम अकबर का नारा लगाएंगे क्या, अल्लाहू अकबर कहेंगे, ओम अकबर कहेंगे? तो हमें पसंद है, भारत का संविधान इजाजत देता है, हमें ये पसंद है कि हम अल्लाहू अकबर कहें, ये हम पे कोई और बात नहीं थोप सकते। ये मेरा इख्तिलाफ है उनसे, और इससे और लड़ाई फैलेगी और उसी हिंदू राष्ट्र बनाने की। और मनु की तारीफ इन्होंने क्यों की? क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना। अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए एक टीचर का भी वो मांगा गया है, टेंडर निकाला गया। तो ये उसी साजिश का हिस्सा पे है, उसी साजिश का हिस्सा फैजान मुस्तफा साहब थे, उन्होंने भी आरएसएस के इशारे पे मनु की तारीफ की। और जो अभी एक हमारे जज साहब जो रिटायर हुए हैं अब्दुल नजीर, उन्होंने भी मनु की तारीफ की, मनुस्मृति की तारीफ की। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से जो दिखने में मुसलमान नजर आते हैं इसलिए कहलवाया जा रहा है कि एक तो सब लोग ये सोचे कि मनु के सर में चरण झुकाना भी अलाउड है इस्लाम में। जो लोग इतना ज्यादा नहीं जानते वो शुरू कराएं, ताकि आरएसएस अपना पूरा कैंपेन लॉन्च करे कि देखो मदनी साहब सर झुकाते हैं तो तुम भी झुकाओ, सर रखते हैं वो भी मनु के चरणों में तो तुम भी रखो। एक बात। दूसरी बात, जो आज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग जो लामबंद हो रहे हैं अंबेडकरवाद और संविधानवाद के साथ, उसकी एक ही वजह है कि वो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, मनु का विरोध करते हैं, मनुवादी मानसिकता का विरोध करते हैं। तो इससे देश में दो साफ हिस्से बन के आ रहे हैं, एक मनुवादी मानसिकता के लोग और एक संविधानवादी मानसिकता के लोग, एक मनुस्मृति के मानने वाले, एक संविधान के मानने वाले। और 90% लोग इस तरफ हैं। तो मुसलमानों को मनु के पक्ष में दिखाने की साजिश का हिस्सा है, जिसका मुझे खंडन करना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने खंडन किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब। मैं देखिए देखने वालों को एक दो बातें जरूर बताना चाहूंगा। एक तो ये कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को इकट्ठा करके, बल्कि वो अपने मदरसों से लोगों को लाते हैं, हम जानते हैं लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या मनु के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, ये एक सवाल है हमारे मुल्क के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मैं कोई नतीजा नहीं दे रहा हूं, उन्हें यह तहकीक करनी चाहिए कि क्या कोई शख्स अल्लाह को और ओम को एक कहने वाला या मनु के पैरों में चरणों में सर रखने वाला, वो फिर भी मुसलमान रहता है या मुर्तद हो जाता है? हमने अब से पहले मुर्तद की डेफिनेशन पढ़ी है, चाहे वो सलमान रुश्दी हो या दूसरे लोग हों, सब लोगों को इस पर डिबेट करने की जरूरत है।
और खास तौर पर जो इतनी बड़ी भीड़ वहां आई थी, वो ये इस बयान को सामने रखते हुए अपने मुफ्तियों से, अपने अपने मसलक के मुफ्तियों से ये सवाल करें तो मैं समझता हूं ज्यादा मुनासिब होगा। जिसे कहते हैं ना कि पानी और दूध अलग हो जाएगा, ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे और किसी और इशू पर। बहुत सी चीजें आपसे बात करने के लिए रहती हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपसे हम वक्त ले सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम